15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ और उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। उसमें भारत देश का संचालन कैसे हो इसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है और मुख्य रूप से 4 स्तंभों की चर्चा की गई है, जिसमें से पहले स्तंभ के रूप में, पहले पिलर के रूप में हम अगर देखते हैं तो वो न्यायपालिका है, दूसरी विधायिका, तीसरी कार्यपालिका। हम विधायिका की बात करते हैं तो राजनीति की बात उसमें स्वयं आ जाती है। और इसके साथ ही अगर आज के परिदृश्य में हम बात करते हैं तो राजनीति में युवाओं का प्रवेश और युवाओं के साथ सोशल मीडिया का अनुप्रयोग आना लाजमी है। तो चलिए इन तमाम विषयों पर, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सुमन सौरभ। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम सुमन सौरभ है। मूलतः मैं चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखंड में रहता हूं। वर्तमान में रांची में भी निवास स्थान है और कॉलेज से पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने मर्चेंट नेवी में लगभग 7 साल तक विदेश में सर्विस की और उसके बाद नौकरी छोड़ करके मैं अभी वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा में IT सेल प्रदेश का प्रभारी हूँ और भारतीय जनता युवा पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। खासकर अगर भारतीय राजनीति की बात करते हैं ना सुमन सौरभ जी, तो हम लोग देखेंगे कि देश की आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व काफी समय तक हमारे भारतवर्ष में रहा। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। भारत में वर्तमान समय में लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि एक संसद और दूसरा राज्यसभा। हम लोग 2014 से 24 की बात करेंगे, क्योंकि इस दौरान भारतीय राजनीति में कई नए अनुप्रयोग किए गए, कई तरह के प्रयोग, और इस बीच में कहीं ना कहीं भारतवर्ष हमारा तकनीकी रूप से भी सशक्त और सक्षम बना। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने रेस में दौड़ना शुरू कर दिया और ग्लोबलाइजेशन की ओर हम भाग चले। इस बीच में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन 10 वर्षों में जो युवा राजनीति से भागते नजर आते थे, वो युवा अचानक से राजनीति की ओर दौड़ना कैसे शुरू कर दिए? मैं जर्नी को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। एक्चुअल में ये जर्नी स्टार्ट होती है 2014 से नहीं, 2012 को जी। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का श्रेय अगर इस देश में किसी को जाता है ना, तो वो युवाओं को जाता है। क्योंकि 2012 के बाद से सोशल मीडिया में वो हलचल पैदा हुई और युवाओं ने गुहार लगाना चालू किया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी जी को लाया जाए। और फिर वहां पर ऐसा छवि बननी चालू हुई कि नरेंद्र मोदी जी सीधे मंच से, खुले मंच से मनमोहन सिंह जी को चुनौती देने लगे और युवाओं का लगातार उनको साथ मिलने लगा। लगातार सोशल मीडिया पे फेसबुक आता था, उस टाइम ऑर्कुट था, अगर आप और पीछे जाएंगे, ऑर्कुट पे लगातार उनके पोस्ट पे कमेंट्स होते थे, लिखा जाता था वी वांट प्राइम मिनिस्टर एज ए नरेंद्र मोदी। और जब प्रशांत किशोर जैसे लोग आए, उन्होंने IIT IIM जैसे पढ़े लिखे युवाओं को अपनी ओर खींचा और उन्होंने भी अपना पहली बार किसी पार्टी के साथ या किसी नेता के साथ जब काम करने के लिए चुनाव किया तो वो नरेंद्र मोदी थे। तो युवाओं का दौर 2012 से चालू होता है और 2014 तक उनके 2 साल के मेहनत में, जिसमें मैं बोलूंगा अधिकतर IIT के युवा हो, IIM के युवा हो या टेक्निकल क्षेत्र के जो ज्यादातर युवा थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन लोगों ने लगातार सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का इतना बढ़ चढ़ करके वर्णन किया या उनको एक ऐसी छवि बनाया कि देश के हर एक आदमी की इच्छा हो गई कि अगर इस देश को कोई संभाल सकता है, बिगाड़ सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। चुनाव के समय आपको उनका वो गीत याद होगा जब वो गाते थे कि मैं ये देश झुकने नहीं दूंगा, ये देश में घटने नहीं दूंगा। उसमें भी युवाओं की भूमिका थी उस गीत को लिखने में, बनाने में। और यहाँ से युवाओं की राजनीति में दिलचस्पी शुरू होती है और उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी आकर्षक व्यक्तित्व बड़ा काम करता है, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो बड़े विजन की बात करते हैं, लंबे सोच की बात करते हैं, लंबी दूर की, जिससे युवा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें वो अपना भविष्य देखते हैं, उनको अपने सपने दिखाई पड़ते हैं। सभा चुनाव 2014 में होने वाली थी ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े स्टेजों से घोषणा की थी विकास की गंगा बहाने की। आपको कहाँ लगता है कि युवा इस विकास की गति में कितना आगे बढ़े और उनके लिए कैसी योजनाएं भारत सरकार ने लाई, और वाकई में आज की तारीख में युवा आगे बढ़ रहे हैं या फिर जहां पहले थे उससे भी पीछे चले गए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और विकास की योजना अगर देखना है ना, तो सच में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और उनकी योजना। युवाओं को सबसे पहले क्या लगता है? युवाओं को, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट होंगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल
या आईआईएम से पढ़ रहे होंगे तो आपकी इच्छा होती है कि कंपनी खड़ा करे। 2014 के पहले आप रिकॉर्ड देखें, इस देश में साल भर में 35 से भी कम स्टार्टअप कंपनियां रजिस्ट्रेशन होती थी। और आज के समय में जब से इन्होंने मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया स्कीम की शुरुआत की तो हर साल लगभग 35,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप, गवर्नमेंट में सिर्फ इतनी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो आज इस देश में काम कर रही हैं। हर एक राज्य को एक आईआईटी, एक आईआईएम और एक एम्स देने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर एक राज्य में, जहां तक पिछली बार कांग्रेस की सरकार में मात्र 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, उनको बढ़ा करके 28 विश्वविद्यालय दिया गया है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में 2-2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए गए हैं। तो ये उदाहरण है कि शिक्षा, खेल और इसके अतिरिक्त अगर आप रोजगार के क्षेत्र में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात थी, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि पकौड़े बेचने की बात की थी। लोगों का बड़ा ध्यान होता था कि सरकारी नौकरी की ओर ही जाएं या सरकारी नौकरी मिलेगी तभी भारत में नौकरी को लोग नौकरी मानते थे। पर उन्होंने इस तौर तरीके को बदला। उन्होंने बोला कि आप नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। इसके साथ साथ ही सरकारी नौकरियों में, चाहे यूपीएससी के माध्यम से हो, रेलवे के माध्यम से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एनटीपीसी के माध्यम से हो, लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया। इतना ही नहीं, आज के टाइम में ऐसा है कि बहुत सारे युवाओं को अपने विदेश मंत्रालय की स्कीम के द्वारा उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, वहाँ के अनुभव लेने के लिए भेजा जाता है और उनको सीखने का मौका दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, हर एक नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि अपने यहाँ ऐसे 10-20 विशेष युवाओं को जो उनके फील्ड में विशेषज्ञ हैं, उनके यहाँ अपने यहाँ रख करके उनको ट्रेनिंग दिया जाए, काम सिखाया जाए, ताकि भविष्य का लीडरशिप तैयार हो। हर युवा सिर्फ बेचते ही रहे या फिर उनको रोजगार या स्वरोजगार से हटकर विधिवत रूप से नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है? अगर नहीं तो फिर ये शिक्षा व्यवस्था क्यों? बड़ा सवाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए। बेचने में कोई बुराई नहीं है, पर बेचने के पीछे की जो व्यवस्था चाहिए, जो साधन चाहिए, जो उपलब्ध कराए, वही मजबूत सरकार है। तो मजबूत किया उपलब्धता कौन करा रहा है? ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ओबीसी में सम्मिलित जातियों को, विश्वकर्मा समाज से जुड़े लोगों को 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का लोन है, ताकि वो आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पर शिक्षा व्यवस्था में जो आपने बात कही, रोजगार लेने का हक सबको है, सबको इच्छा है कि पढ़े, अच्छी जगह सर्विस करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के माध्यम भी सीमित होते जा रहे हैं। परंतु नौकरियों में हक पहला किनका है? जिनको मेरिट है। तो आप जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी, जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी, उसको तो नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए सरकार को वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। विपक्ष भी तो आप पर निशाना साध रही है। उनका तो स्पष्ट रूप से कहना है कि आपने रेल बेच दिया, आपने नौकरियां बेच दिया, आपने जो है सो सरकारी स्तर के जो कर्मचारी थे, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, उनके जगह पे सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल्स काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम तरह के आरोप विपक्ष भी लगा रही है। इसके संबंध में आपकी क्या राय है? अगर देश में वंदे भारत जैसी मजबूत ट्रेन चलाना को रेलवे को बेचने कहा जाता है तो मैं बोलूंगा ठीक कह रहे हो, हम रेल को बेच दे रहे हैं। अगर इस देश में बुलेट ट्रेन जैसी योजना चलाने को उनका अनुसार रेलवे बेचना कहना है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम रेलवे को बेच रहे हैं। अगर इस देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर देना है, उनको एयरपोर्ट जैसा सुंदर बनाने का काम हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रहा है, और उसके बाद वो कहते हैं कि रेलवे स्टेशन को बेच रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब तो वही है कि वो अपनी आंखों में काजल लगा के बैठ गए, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। चलिए, तो आपने देश और राज्य की व्यवस्था के बारे में बताया थोड़ा बहुत, लेकिन इसके आगे जो जानकारी हम जानना चाहेंगे, आप युवा हैं और युवा के हाथ में ना हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आए ताकि हम देश और राज्य को गति दे सकें। और इसके लिए इन्फॉर्मेशन का आज एक बेहतर सोर्स के रूप में हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। और मोबाइल फ़ोन के साथ ना 5G कनेक्टिविटी जियो उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा कई और भी नेटवर्क हैं, वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारे पास सूचना क्रांति एक बार लाई गई, और उसी सूचना क्रांति के तहत हमारे पास जो है ना लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है। और खासकर अगर राजनीति की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म में जगह बनानी शुरू कर दी है, और उसमें युवाओं को रोजगार दिया है, जो कि उनका स्वहित का लाभ है। देश हित का कितना लाभ कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे स्वहित का लाभ है, ठीक है। और इसके माध्यम से अगर हम बात करेंगे राजनीति की, तो सोशल मीडिया राजनीति में कितना कारगर या सहायक सिद्ध हो रहा है।
इस तरह से मैंने इस इंटरव्यू के पहले लाइन शुरुआत में ही बोली थी कि इस देश में अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम युवाओं ने किया है तो उतना ही श्रेय सोशल मीडिया को जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के क्षेत्र में सबसे आगे है और सोशल मीडिया का प्रभाव आज ऐसा है कि हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। पहले अगर हमें किसी सभा करनी पड़ती थी तो 5 लाख लोगों को बुलाना पड़ता था, लाखों लोगों को बुलाना पड़ता था, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब जा करके हमारा मैसेज जाता था, या पहले पत्रक लिखे जाते थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के आने के बाद से घर घर व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लगातार लोगों तक संदेश चला जाता है। एक ही बात में, एक ही झटके में एक संदेश को दिल्ली से लेकर के पंचायत स्तर में हमारा बूथ स्तर तक अगर कोई कार्यकर्ता बैठा हो तो 1 सेकंड के अंदर वो दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक को एक झटके में चला जाता है। सोशल मीडिया की भूमिका आप इस तरह से देखिए, मान लीजिए कोई नया चेहरा है, उसे कोई बिल्कुल भी ना जानता हो, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता है, उसकी समझ बहुत अच्छी है, परंतु राजनीति में बड़ा पहले संघर्ष था। लोगों को बोला जाता था दर्री बिछाने से लेकर के कुर्सी बिछाने तक, झंडा लगाने तक लोग बड़ी लंबी जर्नी करके बढ़ते थे, पर सोशल मीडिया ने राजनीति को आसान कर दिया। आज वो अपनी एक्टिविटी को, अगर वो रोज अपनी एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर डालता है तो बड़े से बड़े नेता भी दिल्ली में बैठा हुआ उस पर नजर देखता है और एक बार उसके बारे में चर्चा करता है कि ये कौन लड़का, ये अच्छा काम कर रहा है, इससे कॉन्टैक्ट करिए, इससे विचार करिए। उसको ढूंढा जाता है, उसको पार्टी के कार्यों में लगाया जाता है और पूछा जाता है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है सूचना का आदान प्रदान, सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना, सही जानकारियां देना, सही समय पर बैठक कराना। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। सही सूचना देने से मेरा आधार है, अगर राजनीतिक कार्यकर्ता है तो आपको राजनीतिक तरह की सूचनाएं आदान प्रदान होती है। साथ ही साथ विपक्ष क्या गलत कर रहा है उसके बारे में भी सही सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना एक जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे बारे में वो मिथ्या प्रचार कर रहा है या झूठ बोल रहा है या गलत तरीके से हमारे बारे में लोगों को भड़का रहा है, तो उसको काटने का काम वो करता है। दूसरा, बैठक। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ऐसी पार्टी है जो बैठक कर करके ही सरकार बनाती है, और आज के समय में जब कोरोना काल चल रहा था तो हमने वर्चुअल मोड के माध्यम से लाखों बैठकें की। और आपको बताकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि समाजवादी पार्टी ने जब हमारा यह प्रयोग देखा तो उन्होंने अपने वहाँ के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को बुलाया था कि हमें भी ऐसा बैठक करना चाहिए। उसने अपने पत्र में लिख करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिया कि हमारे कार्यकर्ता ये भी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि बाकी पार्टियों से हमारा डिफरेंस क्या है और सोशल मीडिया में हमारा स्टैंडर्ड क्या है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे हमने धरना दिया था। कोरोना के समय हमने झारखंड सरकार के विरुद्ध कई कार्यों के खिलाफ सोशल मीडिया में अपने घर पर बैठ करके हमने धरना दिए थे, विरोध प्रदर्शन किया था। तो सोशल मीडिया में तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से उपयोग करते हैं, अपने फायदे के लिए बढ़ाते हैं, राजनीतिक विचारधारा को बढ़ाने में लगाते हैं, या अगली राजनीतिक विचारधारा जो हमारे खिलाफ गलत काम कर रही है उसको काटने के रूप में प्रयोग करते हैं। यह पूरी तरह आप पे निर्भर करता है और कुशल मार्गदर्शक कभी होना इसमें बहुत जरूरी है। सौरभ जी, हम जिस देश में निवास करते हैं ना, वहाँ पे माया नगरी के नाम से एक महानगर काफ़ी प्रसिद्ध है। जानते होंगे आप, शायद उसको मुंबई कहते हैं लोग। और मुंबई को माया नगरी इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वहाँ पे जो जाते हैं वो खो जाते हैं। और ख़ासकर बॉलीवुड की दुनिया की शुरुआत भी मुंबई से मानी जाती है। और वहाँ एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म में ना एक डायलॉग था कि अब राजा सिर्फ वही नहीं बनेगा जो राजा का बेटा होगा, बल्कि राजा वो भी बनेगा जो हकदार होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को इससे हम लोग जोड़ कर देख सकते हैं। क्योंकि आज से अगर 15-20 वर्ष पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन के पूर्व देश की क्या स्थिति थी और उस पर कौन लोग काबिज थे। इसके अलावे वर्तमान राजनीति की अगर बात करेंगे, जनसंघ की स्थापना काल की बात कर लें या जनता पार्टी की स्थापना काल की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या कोई हम जैसा व्यक्ति अगर चाहे तो यहाँ से खड़ा होके, मतलब एक फर्श से खड़ा होके अर्श पर या शीर्ष पर पहुँच सकता है क्या? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? फर्श से अर्श तक अगर कोई व्यक्ति इस देश पे राजनीति में सफलता पा सकता है तो वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपको पता ही होगा कि कभी वो पार्टियों में दरी बिछाया करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा में भोजन बनाया करते थे, उनके सहयोगी के रूप में काम किया करते थे। आज इस देश के वो प्रधानमंत्री बन गए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको झारखंड में देखने को मिल सकता है। करिया मुंडा जी जैसे नेता जो बाद में आगे चल करके लोकसभा के उपसभापति भी बने, 9 बार सांसद रहे। कभी वो एक मामूली किसान हुआ करते थे और धीरे धीरे इस पार्टी ने उनको मौका दिया, आगे चल करके लगभग 7 बार वो सांसद बने हैं।
7 बार वो सांसद। तो वेस्ट बंगाल में हमारी एक विधायक है, मैं उनका नाम भूल गया, पहला नाम बावरी उनका सरनेम होता है। वो घरों में मजदूरी का काम करती थी, बर्तन मांजती थी, पार्टी ने उनको टिकट दिया और आज वो विधायक है और ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जोरदार आवाज उठा रही है। आपको एग्जाम्पल देखना हो तो अभी हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ चुनाव का देखिए, जहां एक हमारे भाजपा कार्यकर्ता का जो था वो मर जाता है। उसके पापा को राजनीति से कोई मतलब नहीं थी, सिंपल किराना की दुकान चलाया करते थे। पार्टी उनको टिकट देती है लखन साहू जी को, हवाई चप्पल पे घूम घूम करके हाफ शर्ट में पहन करके वो आदमी प्रचार करता है और सीधे वो विधायक बन जाता है। तो ये अगर कहीं संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव। सैकड़ों ऐसे उदाहरण है, चाहे त्रिपुरा का मुख्यमंत्री हो, अभी राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हो, या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए, ऐसे चेहरे जिन पर किसी को उम्मीद नहीं थी, जो कुर्सियों की आखिरी पंक्तियों में बैठे हुए थे, परंतु उन्हें उनको मौका मिला। और इसी कारण ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद होती है कि एक दिन उनको भी टिकट मिल सकता है, एक दिन वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, एक दिन वो भी विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भारत में ना एनडीए की सरकार है, ठीक है, एनडीए की सरकार है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार ने राजनीति में युवाओं को कितना गति देने का काम किया। युवाओं को अगर सही में मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि प्रवक्ता की भांति बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं यहाँ चाहता हूं कि राजनीति में कितनी सक्रियता और किनकी सक्रियता है, इस बारे में आप बताएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी। मात्र 28 साल की उम्र में वो सांसद बन जाते हैं। अभी आईएएस की नौकरी छोड़ करके 32 साल की उम्र में आईपीएस की नौकरी छोड़ करके तमिलनाडु भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई जी, जो अकेले वहां पर, जहां पर भाजपा की एक सीट भी नहीं है, वहां पर वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, मोर्चा ले रहे हैं। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, अभी राज्यसभा सांसद हैं देव बर्मन जी, मैं उनका नाम पहला नाम भूल गया, और उन्होंने भी मात्र 32 साल की उम्र में पीए का वो नौकरी करते थे, पर्सनल असिस्टेंट की उनकी नौकरी छोड़ करके उन्हें सीधे मुख्यमंत्री का पद मिला। यह भाजपा में ही संभव है। इतना ही नहीं, अभी सैकड़ों ऐसे उदाहरण हो, चाहे लेह लद्दाख के सांसद हो, चाहे केरल से हमारे जो एक सिंगल विधायक है उनका हो, या राज्यसभा सांसद हो, कर्नाटक से आने वाले वहाँ के प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा के, लगभग मैं ऐसे 1000 युवाओं को जानता हूँ जो राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है, काम कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में पार्टी को सहयोग दे रहे हैं। साथ ही साथ आप युवाओं में मंत्रिमंडल में रोल देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री के रूप में देखिए, स्मृति ईरानी जी को देखिए, जिन्होंने राहुल गांधी जी जैसे दिग्गज को हराने का काम किया हो। फिल्मी कलाकारों में अगर युवाओं में नाम लेते हैं तो अखिलेश यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले निरहुआ जी, ये सब सारे लोग युवा कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद थी और आशा थी, और यहाँ पे आकर के युवाओं को राजनीति का रोल मिला। इतना ही नहीं, कई स्टेट में आज के समय में 32 साल से कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे लोग युवा हैं। और उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 लाख की नौकरियां छोड़ करके आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज के संदर्भ में अगर बात करेंगे ना, तो राजनीतिक रोमांच कह लें या रोमांस कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको नहीं लगता कि प्रतिभा एक ऐसा नाम है जो शायद जिनके अंदर है, अच्छी बात है, और उनको उड़ान देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? जिनके अंदर प्रतिभा है, इसके लिए भारत सरकार ने सच में उड़ान नाम की योजना लाई है। आपने जैसी उड़ान देने की बात कही थी और मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे देश में उड़ान नाम की भी योजना है, जो ऐसे युवाओं या युवतियों के लिए है जो अपनी आकांक्षाओं के या जो उनके सपने उनको पूरा कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो लोग विदेशों में पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हैं, उसकी खर्चा सरकार उठाएगी। प्रतिभा को आप कैसे देखते हैं? अगर आपके पास आज के टाइम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री पोर्टल के माध्यम से निबंध, लेखन, पेंटिंग, सारी तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें विजेताओं को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। पहली बार इस देश में हो रहा है जब पद्म श्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, कहीं गुमनाम थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने मेहनत के दम पर कायाकल्प या उस जगह को पलटने का काम किया हो, या एक नया मुकाम बनाने का काम किया हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे युवाओं को भी लोन दे रहा है जो अपनी कंपनी खड़ा कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं या नया चीज कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव-गांव के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दलित पिछड़े जैसे युवाओं को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फ्री में शिक्षा दी जा रही है, उनकी स्कॉलरशिप की राशि दुगनी की जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है देश में प्रतिभा के नाम पर देखिए कि दलित लोगों को राष्ट्रपति बनाया गया है, या अभी वर्तमान में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है।
पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है जब महिलाओं के लिए विधायिका में विशेषता 33% आरक्षण दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार वो है जो प्रतिभा का स्वयं मूल्यांकन करती है। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखने को मिल सकता है कि कई बार आप IAS अफसरों को देखते होंगे, कई बार उनको राज्य की प्रतिनियुक्ति से हटा करके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में लाया जाता है, आपको खबर मिलता होगा। अभी झारखंड के अमित खरे हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनकी प्रतिभा को गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी पहचान लिया था, जब वो झारखंड में काम करता और बोला था कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है। पहली बार यूपीएससी में नेम चेंज किया गया, नेम नहीं, रूल चेंज किया गया है कि जो लोग लेट एंट्री लेना चाहते हैं, मान लीजिए कई लोग अच्छी पढ़ाई करने के बाद विदेशों में रोजगार करने चले गए या जॉब के लिए चले गए और बाद में वो देश को सेवा देना चाहते हैं, तो वो एंट्री के आधार पर, लेटरल एंट्री के आधार पर यूपीएससी में देश में से जो हमारी सेवाएं हैं, मुख्य सचिव जैसी नौकरियों तक पहुंच सकते हैं। तो प्रतिभा को सम्मान देने का काम हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किया जाता है। तो चलिए, इस समय आप सुन रहे थे एक युवा को जो कि हमारे देश के नौजवान हैं, नाम है सुमन सौरभ और काम है भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करना, साथ ही झारखंड राज्य के भारतीय जनता युवा मोर्चा के IT सेल को संभालना। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय राजनीति में युवाओं की क्या कुछ भागीदारी है और इन 10 सालों में, 10 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और करीब 10 साल पूरे होने वाले हैं नरेंद्र मोदी के शासन काल को। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रतिभाओं को सम्मान दिया जा रहा है और रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसके अलावा नौकरियां भी दी जा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम लोगों को प्रणय का प्रणाम और मुद्देबाज की ओर से धन्यवाद, शुक्रिया आपका।